तो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग तो बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। द लीगल एडवाइजर, वैधानिक सलाहकार, वह व्यक्ति जो कि वकील कहलाता है। हु वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट, जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट का भी मेंबर था। हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट द सैड एंड। अनविटिंगली का मतलब मूर्खतापूर्ण तरीके से उसने, ब्रॉट का मतलब होता है लाना, अबाउट ये जो सारी घटना हुई थी, दैट सैड एंड ये एक दुखद अंत जो हुआ था उस अभिनेत्री के करियर का, वो इस वजह से हुआ था क्योंकि लीगल एडवाइजर जो है उसने मूर्खतापूर्ण तरीके से इस कार्य को किया था। वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, जहां पर हर दूसरा सदस्य जो है इस डिपार्टमेंट का वह पहनता है, क्या पहनता है? अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, एक तरह की यूनिफॉर्म जिसको आप लोग वर्दी कहते हैं हिंदी में। क्या यूनिफॉर्म पहनते थे वहां के स्टोरी डिपार्टमेंट के लोग? खादी कपड़े की धोती पहनते थे विद अ स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लमजीली टेलर्ड व्हाइट खादी शर्ट, और एक खादी की धोती पहनते थे और खादी की शर्ट पहनते थे। लेकिन वो खादी की शर्ट कैसी थी? वो जरा सी ओवर साइज हुआ करती थी। ओवर साइज का मतलब है जो सामने वाले व्यक्ति का शरीर है उससे थोड़ी ढीली हुआ करती थी। क्लमजीली टेलर्ड का मतलब है कि उसको सही तरीके से सिला नहीं जाता था, बेढंगे तरीके से सिला हुआ वो शर्ट होता था। द लीगल एडवाइजर वोर पैंट्स एंड अ टाई, और लीगल एडवाइजर जो था वह पैंट्स पहनता था और टाई पहनता था, एंड समटाइम्स अ कोट, और कई बार ऊपर से कोट भी पहनता था। दैट लुक लाइक अ कोट ऑफ मेल, जो कि एक कवच की तरह दिखाई देता था, यानी कि अंग्रेजों की तरह के कपड़े पहना करता था, यानी कि पैंट पहनता था, शर्ट पहनता था, शर्ट के ऊपर टाई लगाता था और कोट पहनता था। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, और अक्सर, ऑफन का मतलब क्या होता है? अक्सर वह कैसा दिखाई देता था? वह अकेला दिखाई देता था और निस्सहाय दिखाई देता था, सहायताहीन दिखाई देता था। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक, एक ऐसा व्यक्ति जो किस तरह के तर्क का इस्तेमाल करता है? लॉजिक यानी किस तरह के तर्क का इस्तेमाल करेगा? कोल्ड। कोल्ड का मतलब होता है दयाहीन। यहां पर किस अर्थ में है? दयाहीन। दयाहीन तर्कों का इस्तेमाल करता था इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, एक ऐसे जगह पर जहां पर सपना देखने वालों की भीड़ लगी हुई थी। क्योंकि जब हम बात करेंगे स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में, तो स्टोरी डिपार्टमेंट सामान्य क्या होता है कि जो कल्पनाशील लोग होते हैं, जो विचारशील लोग होते हैं, अपने दिमाग से, अपने विचारों से नई नई कहानियां लिखते हैं, नई नई कथाएं लिखते हैं। ऐसे लोगों की भीड़ में वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कि खोखले, दयाहीन तर्क, केवल और केवल लॉजिक लगा करके अपना जीवन जी रहा था। अ न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधीटीज एंड खादीटाइज। तो एक न्यूट्रल आदमी था, एक तटस्थ आदमी था, एक ऐसी असेंबली के अंदर, एक ऐसे समूह के अंदर जहां पर गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले लोग थे और खादी की विचारधारा को या खादी को फॉलो करने वाले लोग थे। लाइक सो मेनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, और उन्हीं की तरह बहुत सारे थे। सो मेनी ऑफ दोज, उनमें से बहुत सारे जो थे, हु वर, जो कि क्लोज टू द बॉस, यानी कि एसएस वसंत जो बॉस है उनके बहुत ही नजदीकी थे। He was allowed to produce a film, and though a lot of raw stock and pancakes were used on it, not much came of the film. तो he was allowed, उन्हें इस बात की अनुमति थी कि वे प्रोड्यूस कर सकते थे एक फिल्म, दो हालांकि a lot of raw material यानी कच्चा माल जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। पैनकेक, वही पैनकेक जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाता है, सजने सवरने का सामान बनाता है, पैनकेक जो है वर यूज, उनका इस्तेमाल किया जाता था उन लोगों पर। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, जो ज्यादा फिल्मों में नहीं आते थे। देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, उसके बाद एक दिन ऐसा आया जिस दिन बॉस जो थे, एसएस वसंत साहब जो थे, उन्होंने बंद कर दिया। किसे बंद कर दिया? स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस, और ये शायद एकमात्र ऐसा उदाहरण था, एकमात्र केवल ऐसा उदाहरण था इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, पूरे मानव इतिहास में, वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब, जहां एक लॉयर, जहां पर एक वकील ने अपनी नौकरी खो दी थी, वरना आज तक कभी वकीलों की नौकरी गई नहीं। तो यहां पर
इससे एक ऐसा उदाहरण बताया गया, क्योंकि देखिए स्टोरी डिपार्टमेंट में ही आता था लॉयर, और बॉस जो है उन्होंने स्टोरी डिपार्टमेंट को क्लोज कर दिया, तो सभी लेखक चले गए, सभी कवि चले गए, और उसी डिपार्टमेंट में वकील भी था, तो वकील की भी जॉब चली गई। बिकॉज द पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम, क्योंकि जितने भी कविगण थे, जितने भी कवि थे, उन सभी को घर जाने के लिए कहा गया था। जेमिनी स्टूडियो वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोएट्स लाइक एस योगियर, संगू, सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। तो ये जेमिनी स्टूडियो जो था सबसे पसंदीदा, सबसे फेवरेट, हॉन्ट का मतलब क्या है, अड्डा, जिसको अपन बोलते हैं अड्डा, यार दोस्त जहां पर चाय की थड़ी पर बैठ के बातें करते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, हॉन्ट प्लेस बोलते हैं। तो ये अक्सर भ्रमण किए जाने वाला स्थान, या जहां पर शाम को 4-5 यार दोस्त चाय की थड़ी पर बैठ के बातें करते हैं, वैसा अड्डा था पोएट्स का। कैसे पोएट्स का, जैसे एस सर थे, संगू सर थे, कृष्ण सर थे, हरिंद्रनाथ सर थे, इन सभी के लिए इनका फेवरेट स्पॉट हुआ करता था बैठने के लिए। इट हैड एन एक्सीलेंट मेस, इसका एक बहुत ही शानदार भोजनालय था, विच सप्लाइड गुड कॉफी, जो कि सप्लाई करता था, देता था, उपलब्ध कराता था अच्छी कॉफी, एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे, दिन के सभी समय पर, फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और रात्रि के ज्यादातर हिस्से तक, मतलब लेट नाइट तक अगर कहीं पर अच्छी कॉफी मिलती थी, और दिन भर अगर कहीं पर अच्छी कॉफी मिलती थी, तो वो केवल और केवल जेमिनी स्टूडियो का मेस था, जेमिनी स्टूडियो का भोजनालय था। दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मेंट prohibition, and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment, bearing office boys and a couple of clerks. Everybody else at the studios radiated leisure, a prerequisite for poetry. तो those were the days, ये उन दिनों की बात है, when Congress rule meant, जब कांग्रेस के शासन का मतलब था प्रोहिबिशन, कि भाई पाबंदी लगी रहती थी हर चीज पर, मीटिंग, और मीटिंग यानी कि लोगों के मिलने पर भी पाबंदी लगी थी, ओवर अ कप ऑफ कॉफी वॉज रेदर सेटिस्फाइंग, और एक कप कॉफी के लिए मिलना जो है, एक कप कॉफी पीने के लिए मिलना जो था, वो काफी आनंददायक था, काफी संतोषजनक था। और कैसा था, संतोषजनक, एंटरटेनमेंट था, मनोरंजन था, बेरिंग यानी कि छोड़कर, किस चीज के सिवाय, द ऑफिस बॉयज एंड अ कपल ऑफ क्लर्क्स, किन के लिए था, तो पोएट्स के लिए तो था, लेकिन कुछ ऐसे ऑफिस बॉय थे और कुछ ऐसे क्लर्क्स थे, उनको छोड़कर बाकी लोगों के लिए वो आनंद का स्थान था। एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियोज रेडिएट लेजर अ प्री रिक्विजिट, और बाकी सारे लोग जो थे, अन्य जो बचे हुए थे स्टूडियोज में, वो रेडिएट करते थे, प्रदर्शित करते थे अपने खाली समय को एक पहली जरूरत के साथ में। और पहली जरूरत किसके लिए थी, उनको पोएट्री के लिए, वो पहली जरूरत अपने मन में महसूस करते थे। तो बाकी लोग जाकर के कविता वगैरह पढ़ते थे, लेकिन ये लोग जो थे, ये लोग आराम से कांग्रेस का जो नीति थी उसके खिलाफ भी बैठ करके लोग वहां पर एक कॉफी पर बात करते थे, और कांग्रेस की बातों में ज्यादा रुचि लेने की बजाय इनकी रुचि ज्यादातर इसमें थी कि यार अपन आराम से यहाँ बैठ जाते हैं, कॉफी पियेंगे, गप्पे मारेंगे, मजा आएगा। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी, उनमें से ज्यादातर लोग खादी पहनते थे और गांधी जी की पूजा करते थे। बट बियॉन्ड दैट, लेकिन उसके परे, दे हैड नॉट द फेंटेस्ट एप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ एनी काइंड, लेकिन उनके मन में जरा सा भी, थोड़ा सा भी समझ नहीं थी, एप्रिसिएशन यानी प्रशंसा की भावना नहीं थी राजनीतिक विचारों के लिए, किसी भी तरह के राजनीतिक विचार के लिए उनके मन में किसी प्रकार का कोई सम्मान या समझ नहीं थी। नेचुरली, स्वाभाविक तौर पर, दे वर ऑल एवर्स टर्म कम्युनिज्म, एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, वे सभी लोग प्रतिकूल थे, वे सभी लोग विरोधी थे। किस बात के विरोधी थे, तो एक टर्म है, एक शब्द है, क्या, कम्युनिज्म, यानी कि साम्यवाद के विरोधी थे। अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन, ही हैड नो फिलियल और कंजुगल लव, यानी कि एक क्या माना जाता था, एक कम्युनिस्ट व्यक्ति जो होता है, एक साम्यवादी व्यक्ति जो होता है, वह ईश्वरहीन व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर को नहीं मानता, और उसके मन में फिलियल या कंजुगल लव नहीं होता, बच्चों से संबंधित, बच्चों के विषय में या विवाह के विषय में उसके मन में कोई प्रेम नहीं होता। ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन, उसके मन में किसी भी प्रकार, एक साम्यवादी व्यक्ति के मन में किसी प्रकार की ग्लानि, किसी प्रकार का दुख नहीं होता था, किस विषय में,
अपने खुद के बच्चों, अपने खुद के माता पिता को मार देने के विषय में, या अपने खुद के बच्चों को मार देने के विषय में। यानी एक बहुत ही भावहीन या संवेदनहीन व्यक्ति होता है जिसके मन में किसी के लिए प्रेम नहीं है, भगवान को वह नहीं मानता, ईश्वरीय न्याय में उसकी आस्था नहीं है, उसे किसी प्रकार का दुख महसूस नहीं होता अगर वह अपने माता पिता की हत्या कर दे, चाहे वह अपने बच्चों की हत्या कर दे। He was always out to cause and spread unrest. वह हमेशा कुछ ना कुछ कारण पैदा करता रहता था। वह व्यक्ति, ऐसा साम्यवादी व्यक्ति, कुछ ना कुछ कारण पैदा करता रहता था जिससे कि वह असंतोष या अशांति फैला सके, एंड वॉयलेंस, और हिंसा को फैला सके। किसको फैला सके? हिंसा को फैला सके। अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल, निरपराध और अज्ञानी लोगों के बीच में। सच नोशंस which prevailed everywhere else in South India at that time also naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets of Gemini Studios। ठीक है, यहां क्या बताया जा रहा है? ऐसे नोशंस जो हैं, इस प्रकार के विचार जो हैं, which prevailed, जो कि रोकते हैं, बाधित करते हैं, प्रिवेल, रुके हुए थे, एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में चारों तरफ बिखरे हुए थे, फैला हुआ था ये विचार। एट दैट टाइम ऑल्सो, उस समय भी, नेचुरली, स्वाभाविक तौर पर, फ्लोटेड अबाउट, यानी कि चर्चा का विषय बनता था बहुत ही वेगली, अस्पष्ट रूप से, खादी पहनने वाले लोगों के, कवियों के बीच में जो जेमिनी स्टूडियो के थे। यानी कि जहां पर साउथ इंडिया में सब जगह साम्यवाद की बात हो रही थी, सब जगह साम्यवाद की चर्चा हो रही थी, वहां पर ये खादी पहनने वाले जो कविगण हैं, इनके बीच में भी उस विषय में बात होती थी, उस विषय में चर्चा होती थी। ये पोएट्स, ये कवि लोग भी, कविगण भी बैठ करके साम्यवाद और साम्यवाद के प्रभाव पर बातें किया करते थे। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थकमिंग, और प्रमाण जो थे, साक्ष्य जो थे इस चीज के, वो जल्द ही उपलब्ध होने वाले थे, जल्द ही सामने आने वाले थे। व्हेन फ्रैंक बचमैन्स मॉरल रिआर्ममेंट आर्मी, जब फ्रेंच बकमैन के द्वारा बनाई गई ऑक्सफोर्ड ग्रुप, या फिर जिसे मॉरल रिआर्ममेंट आर्मी कहा जाता है, वह आई, सम 200 स्ट्रॉन्ग विजिटेड मद्रास समटाइम्स इन 1952। 1952 में जब लगभग 200 लोग जो मॉरल रिआर्ममेंट आर्मी के थे, वो विजिट करने के लिए आए थे मद्रास के अंदर, लगभग 1952 के आसपास। दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया देन द जेमिनी स्टूडियोज, और उन्हें ऐसा कोई होस्ट, मेहमान नवाज नहीं मिला था, अतिथि सत्कार करने वाला नहीं मिला था, जैसा कि उन्हें इंडिया में जेमिनी स्टूडियो मिला। तो जेमिनी स्टूडियो से ज्यादा बढ़कर कोई भी, किसी ने भी गर्मजोशी के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ उनका सत्कार, अतिथि सत्कार नहीं किया था, उनका स्वागत नहीं किया था। Someone called the group of an international circus, और किसी ने कहा कि भैया ये जो समूह आया है, ये 200 लोगों का जो ग्रुप आया है, ये इंटरनेशनल सर्कस है, अंतरराष्ट्रीय सर्कस वाले हैं, ये सर्कस दिखाने आए हैं। They were not very good on the trapeze, यानी झूला। जब सर्कस होता है ना, तो लोग ऐसे झूले से एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, रस्सी से, फिर वापस आते हैं, उल्टे लटक के जाते हैं, करतब दिखाते हैं झूले पर। तो उनमें से कोई भी, वे लोग बिल्कुल भी अच्छा नहीं करते थे। जब झूला, सर्कस में जो झूला वगैरह झूलने का आइटम दिखाया जाता, उसमें वो लोग अच्छे नहीं थे। देयर एक्वेंटेंस विद एनिमल्स वाज ओनली एट द डिनर टेबल, और उनका साथ जो होता था, और क्योंकि आप देखते हैं ना कि जहां पर भी सर्कस होता है वहां पर जानवरों का खेल दिखाया जाता है, तो जानवरों की जो उनके पहचान थी, या जानवरों के साथ जो उनका साथ था, वो केवल और केवल कहां था? उनकी डिनर टेबल पे था। इसका मतलब वो नॉन वेजिटेरियन खाना खाते थे, और जानवर उनके साथ तभी दिखाई देते थे जब वो डिनर करने बैठते थे। बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेस इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, लेकिन उन्होंने 2 नाटक किए थे। 2 प्लेस का मतलब उन्होंने 2 नाटकों का मंचन किया था। प्रेजेंट का मतलब होता है यहां पर मंचन करने के अर्थ में, मंच पर करके दिखाया था। तो 2 नाटक उन्होंने मंच पर करके दिखाए थे, इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, बहुत ज्यादा प्रशिक्षित, बहुत ज्यादा व्यावसायिक, पेशा युक्त तरीके से, मतलब बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने उस चीज को करके दिखाया। देयर जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, 2 नाटक कौन कौन से थे? पहला था जोथम वैली, दूसरा था द फॉरगॉटन फैक्टर। ये दोनों के दोनों नाटक उन्होंने वहां पर प्रदर्शित किए थे। रैन सेवरल शोज इन मद्रास एंड अलोंग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी, इनके कई सारे शोज चले थे। मतलब ये जो 2 नाटक थे, नाटकों का मंचन बार बार किया गया, ज्यादा से ज्यादा मद्रास के लोग उन्हें देखने आते थे।
तो मद्रास में इन्होंने शोज किए थे अलोंग विद द लोकल अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी, शहर के बाकी लोग जो हैं उनके साथ मिलकर के। द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 सॉ द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन, और 600 लोग जो थे जेमिनी स्टूडियो परिवार के जो 600 लोग थे उन्होंने उन प्लेस को, उन नाटकों को बार बार देखा। द मैसेज ऑफ द प्लेस वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमलीज बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट। अब अगर हम बात करें कि जो नाटकों का मंचन किया गया उसका जो संदेश था वो सामान्यतः उस नाटकों के संदेश बहुत सीधे संदेश थे और सिंपल संदेश थे जो नैतिक शिक्षा से जुड़े हुए थे। लेकिन अगर हम सेट की बात करें कि कैसे सेट की व्यवस्था की गई, सारी जगह को, पूरे मंच को कैसे सजाया गया, और कॉस्ट्यूम्स की बात करें, उनके पहनावे की बात करें, जो उन्होंने कपड़े पहने थे वो सब फर्स्ट रेट के थे, उत्तम दर्जे के थे, सबसे शानदार ये दो चीजें उनकी थी। Madras and the Tamil drama community were terribly impressed, and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley with a bare stage and with background curtain and a tune played on the flute। मद्रास और तमिल ड्रामा का जो कम्युनिटी था, इसका जो समुदाय था, ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे इन चीजों से। फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों के लिए, लगभग आने वाले कुछ सालों के लिए तमिल में जितने भी नाटक होते थे उसमें एक दृश्य दिखाया जाता था सूर्योदय का और सूर्यास्त का। और जैसा कि जोथम वैली के अंदर रियामेंट आर्मी वालों ने बताया था, विद अ बेयर स्टेज, जहां पर स्टेज को पूरा खाली रखा जाता था और बैकग्राउंड के अंदर पर्दा जो है वो गिरा हुआ रहता था और वहां पर फ्लूट यानी कि बांसुरी की धुन को बजाया जाता था। यानी कि स्टेज पर कुछ नहीं चल रहा, पर्दा गिरा हुआ है और केवल सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य दिखाया जा रहा है और एक व्यक्ति बैठ करके बांसुरी बजा रहा है। तो काफी सालों तक ये चीज तमिल ड्रामा के अंदर भी देखने को मिली थी। इट वॉज सम ईयर्स लेटर दैट आई लर्न दैट द एमआरए वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट। कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद मुझे इस बारे में जानकारी मिली, इस बारे में मुझे पता चला कि एमआरए जो था यानी कि मॉरल रियामेंट आर्मी जो थी वो एक तरह का काउंटर मूवमेंट था। तो देखो, साम्यवाद को, कम्युनलिज्म को बढ़ाने के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के विरोध में एक और आंदोलन चल रहा था। उस विरोधी आंदोलन का क्या नाम था? उस विरोधी आंदोलन का नाम था एमआरए, मॉरल रियार्मेंट आर्मी टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद के विरोध में ये लोग आंदोलन कर रहे थे। एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक वसन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स। और जो बड़े बॉसेस थे मद्रास के, जैसे कि मिस्टर वसन जो है, सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स यानी कि सामान्य अर्थ में या बहुत आसानी से उनके हाथ में आ गए थे, उनकी बातों में पड़ गए थे, उनकी बातों से प्रभावित हो गए थे। इसीलिए यहां पर एसएस वसंत साहब जो हैं उन्होंने अलाउ कर दिया था, अनुमति दे दी थी कि ठीक है भाई, आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ रहिए और हमारे यहाँ पर आप आराम से कीजिए। ठीक है, आप आराम से रहिए, खाइए पिए और जो भी आप प्ले करना चाहते हैं, नाटक का मंचन करना चाहते हैं, वो आराम से आप करके दिखाइए, कोई समस्या नहीं। आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट दिस वॉज इंडीड द केस। मैं इस चीज को लेकर के इतना श्योर नहीं हूं कि ऐसा ही मुद्दा था या यही केस था। फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट, क्योंकि जो परिवर्तनीय नहीं है, जो अपरिवर्तनशील है, ऐसे पक्ष के बारे में जो कि इन बड़े बॉसेस का हमें देखने को मिलता है। एंड देयर एंटरप्राइजेस, और उनके संगठन के बारे में, रिमेन्ड द सेम, वह बिल्कुल वैसे ही रहे। एमआरए और नो एमआरए, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, यानी कि एंटरप्राइजेस जहां पर हम, जिस तरह का संगठन था जेमिनी स्टूडियो, वहां पर किसी भी, ये बड़े जो बॉसेस थे किसी चीज की परवाह नहीं करते थे। एमआरए हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, इंटरनेशनल कम्युनिज्म हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, मतलब इन लोगों को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये एक अनचेंजेबल एस्पेक्ट था इन बड़े बॉसेस का, जैसे एसएस वसंत सर हैं, ऐसे लोगों का। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल of all huge and sizes of at least 20 nationalities। और जो स्टाफ था जेमिनी स्टूडियो का, उसने एक बहुत ही अच्छा समय बिताया जब वो होस्टिंग कर रहे थे, मेहमान नवाजी कर रहे थे इन 200 लोगों की, जो अलग अलग शेप और साइज के थे, अलग अलग रंग के थे, अलग अलग आकार के थे। लगभग 20 अलग अलग देशों के लोग उस समूह में थे। 20 नेशनलिटीज, 20 राष्ट्रीयता के लोग जो हैं वहां पर हमें
दिखाई देते हैं कि भैया 20 नेशनलिटीज के लोग हैं, 20 अलग अलग राज्यों के लोग हैं जिन्होंने एक समूह बनाया है, समूह बना करके एमआरए का गठन किया है और एमआरए में से यहां आए हैं और हर जगह पर जाकर के साम्यवाद के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। मिलते हैं।